हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ग्रेड्यूजर। जी हाँ बच्चों, ग्रेड्यूजर पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। हियर आई एम योर टीचर समीर सर एंड आई विल टीच यू हियर द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फॉर द क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सीए लेवल क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नया लेक्चर लेकर आया हूँ और इस लेक्चर में हम लोग कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंपनीज अकाउंट का, ठीक है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। काफी बच्चों ने इसके ऊपर मुझसे कहा था कि सर फोर फीचर पढ़ा दीजिए, फोर फीचर पढ़ा दीजिए। तो मैं आज ये फोर फीचर, मैंने सोचा मैं इससे पहले के पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स पूरे करूं, छोटे छोटे पार्टनरशिप के मैं वीडियोस अलग से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बट मैंने सोचा क्योंकि काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो लाओ मैं एक वीडियो फोर फीचर पे भी यहाँ दे दूं। तो इसलिए मैं आज छोटा सा एक लेक्चर फोर फीचर ऑफ शेयर्स पर के ऊपर लेकर आया हूं, जिसमें आज हम फोर फीचर क्या होता है वो जानेंगे और फोर फीचर की एंट्रीज क्या क्या होती हैं वो जानेंगे और फोर फीचर के अलग अलग कुछ केसेस हैं उनको यहाँ देखेंगे विद एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन के हम यहाँ करके भी देखेंगे। तो आइए, विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर लेक्चर। व्हाट डू मीन बाय फोर फीचर ऑफ शेयर्स? फोर फीचर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है? जब कोई शेयर होल्डर अपने कहे अनुसार, ठीक है ना, अपनी जो जिन शर्तों पे उसने शेयर इशू करवाए थे, अगर उन शर्तों को फुलफिल करने में फेल हो जाता है, मतलब कोई शेयर होल्डर अगर कोई अमाउंट, जिस अमाउंट पर भी उसने शेयर्स को इशू करवाया था, यानी कि उसने उन शेयर्स को खरीदा था, अगर वो अमाउंट वो पे करने में इनकेपेबल हो जाता है, फेल हो जाता है, नहीं पे कर पाता है, ठीक है ना, कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर वो नहीं पे कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में फोर फीचर ऑफ शेयर का इशू निकल कर आता है, ठीक है। और होता क्या है, यहाँ जब कंपनी ने शेयर इशू किए जाते हैं, ठीक है ना, तो कंपनी कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ इंस्टॉलमेंट्स को शेयर होल्डर से कॉल करती है, ठीक। अगर उन शेयर होल्डर्स को उस टाइम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बीच में अगर उनको पे कर दिया जाता है तो ठीक है, और नहीं पे किया जाता है तो वो कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि वो कॉल्स एरियर्स हो जाती हैं, ड्यू हो गई बट वो रिसीव नहीं हुई अकॉर्डिंग टू द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर उन शेयर्स को फोरफीट करने का अधिकार रखती है, लेकिन उससे पहले कुछ 14 दिन का नोटिस देती है बकायदा उस शेयर होल्डर को कि विद इन द 14 डेज, अगर आप आने वाले अगले नेक्स्ट 14 डेज के अंदर अगर ये अमाउंट आप सबमिट करवाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको आपके शेयर्स को जब्त कर रहे हैं, यानी कि आपके शेयर्स तो जब्त होंगे और जो अमाउंट आपने अब तक पे किया वो भी अब आपका नहीं रहेगा, यानी कि आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो फोर फीचर, देखिए जिस तरह से शेयर इशू करने के दो प्राइसेस थे हमारे पास, पार और प्रीमियम, ठीक है। तो अंडरस्टूड है फोर फीट भी इन्हीं दो प्राइसेस पर होगा, ठीक है, पार और प्रीमियम। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने पार वाला कॉन्सेप्ट लिया है और यहाँ पर प्रीमियम का है, ठीक है। प्रीमियम का हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट पहले हम पार वाली जो शेयर्स को पार पर इशू किया गया होता है तो किस तरह से उनका फोर फीचर होता है, आइए वो देखते हैं। बट शेयर फोर फीचर में मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बीच में अगर इंस्टॉलमेंट्स को या आउटस्टैंडिंग अमाउंट को अगर एक शेयर होल्डर पे नहीं करता है तो उसे उस कंडीशन में, ठीक है ना, उसके शेयर्स को फोरफिट किया जा सकता है बाय द कंपनी उसके शेयर्स को फोरफिट करने का पूरा अधिकार रखती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बात ध्यान रखनी है आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो आई होप कि आपको फोरफीचर का मतलब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस ये आपको कुछ बेसिक पॉइंट है कि फोरफीचर क्या है, फोर फीचर का मतलब क्या है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि फोर फीचर किस तरह से फोर फीचर होता है। तो फोर फीचर का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है ना, जो इंस्टॉलमेंट उसको देनी होती हैं, और अगर वो उन इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं कर पाता है, ठीक है, तो अब अच्छा यहाँ पे एक बात क्लियर रहे कि यहाँ पे सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी हो ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। इसमें एक बात तो बिल्कुल मैंडेटरी है कि हमेशा पहली इंस्टॉलमेंट तो उसने पे करी ही होगी, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन वाली होता है ना, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 रुपए का शेयर है हमारा यहाँ पर, ठीक है, इसकी 4 इंस्टॉलमेंट बनी है लेट्स सपोज, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन कहलाती है एज यू नो, ठीक है, दूसरी अलॉटमेंट कहलाती है, ठीक, और तीसरी जो होती है वो फर्स्ट कॉल, और आखिरी जो होगी वो फाइनल कॉल हमारी यहाँ पर कहलाएगी,
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो पहली इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन वाली, ठीक है, ये तो जरूर ही की गई होगी, ठीक। हाँ, उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट्स में कंडीशंस है कि अगर अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट या फाइनल नहीं दी, या हो सकता है कि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट तक दे दी हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों दे दिए, फाइनल कॉल नहीं दी है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन विच इज गिवन टू यू इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक, जो भी आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन को लेना। बट फिलहाल फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का मतलब समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। ये सिंपल है बिल्कुल ही, जब कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट शेयर होल्डर अपने शेयर्स के ऊपर पे नहीं करता है या पे करने में फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अगर वो पे नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में कंपनी उसके शेयर्स को जब्त करने का अधिकार रखती है। डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, हाँ भी ठीक है, इसके शेयर्स को जब्त कर लिया जाए, तो उसके बाद उसके शेयर्स को जब्त किया जा सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये तो हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसकी जनरल एंट्रीज आइए देखते हैं। इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो जर्नल एंट्रीज होती हैं यूजुअली, ठीक है ना, उसमें हमें सिंपल सा ये करना होता है कि यहाँ पे जिस तरह से इशू के केसेस थे उसी तरह से यहाँ फॉर फ्यूचर के केसेस हमें यहाँ देखने। एज यू सी हियर कि आप यहाँ पे दो प्राइसेस पे देख पा रहे होंगे, फॉर फ्यूचर पार और प्रीमियम, तो सेम उसी कंडीशन में हम यहाँ पे भी करना है। अच्छा, एंट्री क्या है, पहले एंट्री पे बात कर लेते हैं। एंट्री देखते हैं आइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अनपेड कॉल्स। शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया गया है, आप थोड़ा सा पीछे जाइए और शेयर इशू करने की एंट्री रिकॉल कीजिए, ठीक है। शेयर इशू करने की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जो रिसीव हुई थी। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड करें, अगर आप इन दोनों एंट्री को कंपाउंड करें तो एंट्री आपको कुछ याद आ रहा है, क्या बनेगी एंट्री, एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, ठीक है, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप कुछ रिकॉल कर पाए तो ये एंट्री आपकी इशू करने की बनती है नॉर्मली, ठीक है। और इसी का उलट अगर आप इन्हीं शेयर्स को जब्त कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो, तो इसी शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो बिल्कुल सेम इसी ही तरह से यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है, ठीक है। और टू शेयर फॉर फ्यूचर ये क्यों आया है, क्योंकि जो पैसा उस शेयर होल्डर ने पे कर दिया था वो कंपनी जब्त कर रही है। यहाँ पे शेयर्स तो जब्त हो ही रहे हैं, साथ के साथ उसने जो अब तक उन शेयर्स के ऊपर अमाउंट पे कर दिया है वो भी जब्त होने जा रहा है। आप समझे मेरी बात। तो कहने का पर्पज ये है कि इन शेयर्स को अगर पार पर इशू किया गया था, उनको फोरफिट किया जा रहा है, तो उसकी ये एंट्री होगी जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है, ठीक है। अब इस एंट्री में किस तरह से अमाउंट जाएगा, आइए एक बार इसको देख लेते हैं सही से, ठीक है। इसके अंदर शेयर कैपिटल जितना अमाउंट कॉल्ड अप होगा उतने से जाएगा, यानी कि जितना अमाउंट अब तक इससे मांग लिया गया है। फॉर एग्जांपल आइए लेते हैं 10 रुपए का शेयर था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया 10 रुपए का शेयर है। एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट कॉल पे 1 और फाइनल कॉल पे 4 रुपए। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 2 3 1 4 यानी कि 10 रुपए हो गए पूरे। तो यहाँ पर उससे जो है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उससे 2 रुपए मांग लिए गए हैं, 3 रुपए भी मांग लिए गए हैं और फर्स्ट कॉल के 1 रुपया भी मांग लिया गया, लेकिन फाइनल कॉल जो है वो इससे नहीं मांगी गई, यानी कि अनकॉल्ड है। इट मींस कि अब तक इस 10 रुपए में से कितने रुपए उससे मांग लिए गए, इस 10 रुपीज में से 2 3 5 और 1 6 यानी कि 6 रुपीज ही मांग लिए गए। तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि वो एक शेयर होल्डर है, ठीक है, 500 शेयर्स इसके जब्त किए यानी कि फोरफिट किए जा रहे हैं। तो 500 शेयर्स पर अब तक कितने मांगे जा चुके हैं, इससे 10 में से 6 रुपए, ठीक। अब 10 में से 6 रुपए मांगे गए हैं, तो दिए कितने उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेशन पे करी है और अलॉटमेंट भी पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी है उसने, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे करी है तो जितना अमाउंट पे कर दिया उतना ही जब्त होगा। तो 500 शेयर पे उसने अब तक कितना अमाउंट दिया है, 6 में से सिर्फ 2 ही रुपए दिए, तो 500 में से सिर्फ 2 रुपीज आए थे, वही 2 रुपए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। और अलॉटमेंट कितनी नहीं दी उसने, मांगी और नहीं दी, ठीक है, 500 पे 3 रुपए के हिसाब से। और अनपेड कॉल्स के अंदर जो भी कॉल हो, फर्स्ट कॉल हो तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हो तो फाइनल कॉल। तो अनपेड कॉल में जौन सी भी कॉल होगी वो लिख सकते हैं आप, या फिर इसकी जगह अगर आप चाहें तो टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स यानी कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन में कहा गया है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट या विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हो सका तो इसके ऊपर मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर स्पेशली। बट फिलहाल कॉल्स इन एरियर्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। फिलहाल मेरा टॉपिक नहीं
नहीं है तो मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से रिगार्डिंग है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए समझिए कि अगर कोई कॉल पे नहीं होती है तो उसको हम कॉल्स इन एरियस अकाउंट भी वहां पर ओपन कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन के वेदर क्वेश्चन इज अलाउड टू ओपन द कॉल्स इन एरियस अकाउंट और नॉट। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान से इसको यूज कीजिएगा कि कॉल्स इन एरियस अकाउंट को ओपन करना है या नहीं करना है। अगर कुछ ना मेंशन हो तो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन करेंगे तो उसको राइट ऑफ भी यहाँ पर आपको हैंड टू हैंड ही करना होगा, तो ये बात ध्यान रख के चलिएगा। तो कॉल्स इन एरियस भी ले सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पे कॉल्स 1 रुपए की है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 500 पे जो फर्स्ट कॉल है जो उसने पे नहीं की है वो 1 रुपए, तो आप देख सकते हैं 6 रुपए यहाँ पर डेबिट हुए हैं। ठीक है, और 2 3 5 और 1 6। ठीक है, ये 2 3 5 और 1 6 इस तरह से, तो कुल मिला के डेबिट और क्रेडिट इस तरह से बराबर हो जाएगा। आप कुछ समझ पाए? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से होता है। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब जितना उससे मांग लिया गया है, जो कॉल्स उससे नहीं मांगी वो यहाँ पे इंक्लूड बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि शेयर कैपिटल आपने पहले उतने ही अमाउंट से क्रेडिट किया होगा। आप मुझे बताइए, उससे एप्लीकेशन मांगी गई है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, इन 500 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मांगी आपने उससे। ठीक है, फिर आपने उससे अलॉटमेंट मांगी, फिर आपने उससे फर्स्ट कॉल मांगी। ठीक, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं ना आपने। तो जब आपने इन तीनों को आपने उससे कॉल किया होगा तो इन तीनों एंट्रीज को करते वक्त क्या शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना। तो जब शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया गया होगा, सॉरी बेटा, जब शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया गया होगा यहाँ पर, ठीक है ना, जब शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया गया होगा तो अंडरस्टूड है कि हमें इस क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए, ठीक है ना, डेबिट करना होगा यहाँ पर। दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड हियर। ठीक है ना, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाएगा जो उसने पे कर दिया है, और वही जब्त होगा, क्योंकि जो उसने पे ही नहीं किया वो तो जब्त हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, जो उसने पे कर दिया है वही तो कंपनी जब्त कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए उसे जब्त किया जाएगा सिर्फ यहाँ पर, तो वो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाता है। ये कंपनी का गेन है एक्चुअली। ठीक है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, बट अभी नहीं, जब तक कि ये इशू नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में आगे। तो फिलहाल शेयर फॉरफीचर में पता लग गया कि कौन सा अमाउंट जाएगा। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर अनपेड कॉस्ट, वो अमाउंट या वो इंस्टॉलमेंट्स आ जाती है जो उससे मांगी और उसने नहीं पे करी है। इसलिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना, ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स, यहाँ पे कह सकते हो आपके ऑन कॉल्स। तो इस तरह से ये हमारी पार पर अगर शेयर इशू हुए हों और वो जब्त कर लिए जाएं, फॉरफीट कर लिए जाएं, तो ये एंट्री आप पास करते हैं। तो आई होप कि ये वाली एंट्री आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद अगला केस है पार के बाद प्रीमियम। तो चलिए आइए चलते हैं प्रीमियम पर। तो बच्चों, प्रीमियम वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, प्रीमियम में भी हमारे पास दो यहाँ पर केसेस हैं। ठीक है, कि प्रीमियम मांगा और दे दिया, या प्रीमियम मांगा और नहीं दिया। अगर प्रीमियम का अमाउंट मांगा और दे दिया गया तो पहला केस हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और प्रीमियम मांगा और नहीं दिया गया है, ठीक है, तो एक दूसरा केस हो जाएगा जिसको मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं जरा इस एंट्री को। अगर आपसे प्रीमियम मांगा जाए, यानी कि प्रीमियम अगर शेयर होल्डर जिसके शेयर जब्त किए जाना उससे प्रीमियम मांगा और उसने प्रीमियम दे दिया, यानी कि जिस भी कॉल पर मांगा हो और उस कॉल पर उसने प्रीमियम मांगा और दे दिया है, ठीक है ना, तो अगर प्रीमियम मांगा और दे दिया तो एंट्री क्या होगी, और प्रीमियम मांगा, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एंट्री मतलब एक कॉल पर, इंस्टॉलमेंट पर, और मांगने के बाद अगर शेयर होल्डर ने नहीं पे कराया तो एंट्री क्या होगी। दोनों कंडीशन में आपको मैं फॉरफीचर की एंट्री समझा रहा हूं। ठीक है, आइए देखिए जरा। तो अगर प्रीमियम मांगा और दे दिया गया तो देखिए ये एंट्री हो जाएगी नॉर्मली, यहाँ सिंपल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर और टू शेयर अनपेड कॉस्ट। सिंपल है बिल्कुल ही, यानी कि यहाँ पर जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो अमाउंट कॉल्ड अप ही आएगा जैसे पहले आया था। ठीक है, बस यहाँ पर फर्क क्या होगा कि यहाँ पे आप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लोगे आप। ठीक है, अब आप कहोगे सर प्रीमियम मांगा और दे दिया तो एक्सक्लूडिंग क्यों ले रहे हैं? तो एक्सक्लूडिंग इसलिए ले रहे हैं कि प्रीमियम तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट था। ठीक है ना, जो कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रिविलेज बतौर आपसे मांगा था वो आपने मांगा और दे दिया, तो कंपनी उसे हटाकर बात करेगी सिर्फ फेस वैल्यू की अब आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा शेयर कैपिटल अमाउंट जो हम डेबिट करते हैं वो हमेशा प्रीमियम को एक्सक्लूड करके देंगे, क्योंकि आपने प्रीमियम मांगा और दे दिया है। तो जब भी प्रीमियम मांगा और दे दिया जाता है तो हम प्रीमियम की कभी कोई बात नहीं करते हैं, वहां ना अमाउंट की फॉर्म में बात होती है ना अकाउंट की फॉर्म में बात होती है। बात ध्यान रखिएगा, ना ही यहाँ कहीं इस पूरी एंट्री के अंदर कहीं अमाउंट इंक्लूड होकर आएगा, ना ही अकाउंट आएगा, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी नहीं देखोगे आप यहाँ पे कहीं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो प्रीमियम मांगा और दे दिया जाए तो प्रीमियम की कोई बात नहीं होनी है, लेकिन प्रीमियम मांगा और नहीं दिया जाए तो देखिए अकाउंट की फॉर्म में भी बात होगी और फिर इंक्लूड करके भी लोगे आप प्रीमियम को।
आप समझ रहे हो, यहाँ पे अमाउंट यानी कि अकाउंट की फॉर्म में बात यहाँ हो रही है लाइक दिस, और यहाँ अमाउंट की फॉर्म में बात हो रही है। समझा मेरी बात को? ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको इन दोनों एंट्रीज को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद फिर हम इसके कुछ रीइश्यू वाले केसेस लेकर फिर हम कुछ एग्जांपल्स पे चलेंगे और डेफिनेटली इस फोर फीचर वाले कॉन्सेप्ट को कुछ अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। तो यहाँ शेयर कैपिटल अमाउंट जो कॉल्ड अप आएगा, ठीक है, जितना अमाउंट कॉल्ड अप है, जितना अब तक मांगा जा चुका है, लेकिन एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, सिर्फ एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमेशा प्रीमियम को हटा कर लिया जाएगा। ऐसे ही टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, जितना अमाउंट अब तक पे कर दिया गया है लेकिन एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड सो फार बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को हटाकर। ठीक है, ये दूसरी एंट्री। और टू शेयर अनपेड कॉल, तो यहाँ अगर प्रीमियम मान लीजिए है या नहीं है, ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ मान रहे हैं कि जिस कॉल पर प्रीमियम था उसने वो दे दी है, ठीक है, और वो ही जब्त हो चुकी है यहाँ पर टू शेयर फोर फीचर अकाउंट के अंदर। तो हम ये मान रहे हैं कि अगली कॉल जो आ रही है, जो उससे मांगी और नहीं दी है, ठीक है ना, वो हो सकता है कि उस पर प्रीमियम नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर अमाउंट नॉट रिसीव लिख रखा डायरेक्ट। ठीक, तो ये तो वो वाला केस होगा, क्योंकि अगर प्रीमियम इन पर होता तो फिर सेकंड केस बन जाता, क्योंकि प्रीमियम मांगा और नहीं दिया। समझ गए ना मेरी बात आप? तो इसलिए हमने इसको यहाँ पहले वाली कंडीशन यानी कि पहले वाले केस में रखा है। तो आई होप के वाली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। बस ध्यान एक ही रखनी है, एक चीज का रखना है कि अगर प्रीमियम मांगा और दे दिया जाए तो ना अमाउंट की फॉर्म में बात होगी प्रीमियम की, ना अकाउंट की फॉर्म में बात होगी, यानी कि प्रीमियम की कोई बात ही नहीं होगी इस वाली एंट्री के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट अपने एक और केस पे चलते हैं जहां प्रीमियम मांगा और नहीं दिया गया हो। अब अगर प्रीमियम मांगा और नहीं दिया, आइए मैं पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में, और वहां समझाता हूँ थोड़ा सा कि आपको याद होगा जब आप अलॉटमेंट पर प्रीमियम मांगा करते थे तो एंट्री क्या हुआ करती थी। एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ रहा है मेरी? वहां पे आप कंपाउंड यानी सारे शेयर्स पर लेके चलते हो। मान लो 10,000 शेयर आपने इशू किए थे और 10,000 पे आपने टोटल अमाउंट यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम आपने शेयर होल्डर से मांगा है। ठीक है, अब उसमें से 10,000 में से कुछ 500 शेयर होल्डर यानी कि 500 शेयर्स रखने वाला एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, अब जब उसने अलॉटमेंट का पैसा स्टूडेंट्स नहीं दिया तो उसके ऊपर का प्रीमियम यहाँ क्रेडिट हुआ पड़ा है। आप समझ रहे हैं, यानी कि उसका प्रीमियम यहाँ हुआ है, लेकिन जब आपने अलॉटमेंट रिसीव करने चले तो वहां अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, तो उतना सिक्योरिटी प्रीमियम एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ पड़ा है 500 शेयर्स के ऊपर, क्योंकि वो तो रिसीव हुआ नहीं। अब जब रिसीव नहीं हुआ तो बैंक अकाउंट में भी नहीं चढ़ा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से जो 500 शेयर होल्ड यानी 500 शेयर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो ड्यू करने वाली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ पड़ा है, उसको कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आए आपने ड्यू तो कर दिया बट वो रिसीव नहीं हुआ, तो उसे आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ करने के लिए हमें यहाँ पर बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की फॉर्म में यहाँ पर आता है। आप समझे? तो जब कभी भी प्रीमियम मांगा और नहीं दिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ यानी कि शेयर कैपिटल के साथ साथ पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और फिर उसके नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आपको डेबिट करना होगा। और अमाउंट क्या क्या आएगा इधर उसका देखें, शेयर कैपिटल अकाउंट वही कॉल्ड अप अमाउंट के साथ आएगा, लेकिन यहाँ वही वाली बात प्रीमियम को हटा कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेस प्रीमियम यानी कि शेयर कैपिटल में हमेशा ध्यान रखिए कि फेस वैल्यू से ही कंपैरिजन होता है, बस उसमें ये देखना पड़ता है कि कितना मांगा और कितना कॉल्ड अप है। ठीक है ना, बस और बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ प्रीमियम की तो कोई बात वैसी भी नहीं होती हमेशा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा प्रीमियम को हटाकर ही आता है अमाउंट इसमें जब भी आता है। और शेयर जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा यहाँ पे आपका प्रीमियम का अमाउंट आएगा। कैसे? जितना प्रीमियम मांगा और नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट पे 2 रुपए का प्रीमियम था, मांगा और नहीं दिया है तो 2 रुपए के हिसाब से ले लोगे। फॉर एग्जांपल अगर 500 शेयर्स पर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो 2 रुपए के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट नॉर्मली आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल 500 पे, ठीक है ना, फाइनल कॉल मांगी नहीं गई तो 8 रुपए के हिसाब से इनसे अब तक 10 में से 8 रुपए मांग लिए गए हैं, तो 8 रुपए यहाँ आ जाएंगे नॉर्मली। ठीक है, और टू शेयर फोर फीचर में वही कि कितना अमाउंट उसने दे दिया है, ठीक है, अब तक कितना रिसीव हो चुका है, तो अब तक जितना रिसीव हो गया वहां ले लीजिए। तो फॉर एग्जांपल अगर 500 में से मैं बोलूं 3 रुपए की एक एप्लीकेशन ही आई थी, वो यहाँ पर आ चुकी है। अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, ठीक है, और 500 गुना 5 या 500 गुना 4 ले लीजिए। यहाँ पर 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए की आपकी अलॉटमेंट हो गई, यानी 2 + 2 यानी 4 रुपए की टोटल अलॉटमेंट मनी 4 रुपए का था फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो। ठीक है, और टू शेयर अनपेड कॉल्स, जो भी अनपेड कॉल्स हो, जो भी कॉल उन्होंने नहीं पे की, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ फर्स्ट कॉल लेते हैं, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं, क्योंकि हमने 8 रुपए लिए कॉल लिए तो 2 रुपए की फाइनल कॉल थी, वो मांगी नहीं गई है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि अनपेड कॉल के अंदर सिर्फ फर्स्ट कॉल ही है जो उससे मांगी और उसने नहीं दी है। तो 500 × 1 ले लीजिए यहाँ। ठीक है ना, तो आप दोनों का टोटल देख लीजिए बराबर आएगा।
ठीक है ना। तो डेबिट और क्रेडिट अब यहाँ दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आप कुछ समझ पाए मेरी बात, ठीक, कि यहाँ आपने देखा, यहाँ इस वाली एंट्री के अंदर टू शेयर अलॉटमेंट वाली इस वाली एंट्री के अंदर यहाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम लिया गया है यहाँ, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और यहाँ तो हम प्रीमियम का अमाउंट यानी कि जोड़कर ले रहे हैं, यहाँ पे 4 रुपए के अंदर हमारा प्रीमियम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमने यहाँ 4 रुपए में 2 रुपए का प्रीमियम जोड़ के लिया है, मतलब यहाँ पे अमाउंट की फॉर्म में बात हो रही है प्रीमियम की। और यहाँ पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट ही डेबिट हुआ हुआ है। आप समझे। तो पता ये लगा कि अगर प्रीमियम मांगा और नहीं दिया जाए तो अकाउंट की फॉर्म में तो डेबिट करके बात होती है, लाइक दिस, जैसे यहां पर हो रही है, ठीक है। और अमाउंट की फॉर्म में, ठीक है, अमाउंट की फॉर्म में यहां इस तरह से बात होती है जैसे कि यहां पर हो रही है, ठीक है ना। यहाँ आपके अमाउंट की फॉर्म में बात होगी। तो कहने का पर्पज ये है कि अगर प्रीमियम मांगा और नहीं दिया जाए तो प्रीमियम को आपको कंसीडर जरूर करना है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है ना। और क्यों किया उसकी वजह भी मैंने आपको पहले रिपीट कर दी, ठीक। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि प्रीमियम वाले केस के अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर प्रीमियम मांगा और नहीं दिया, प्रीमियम मांगा और दे दिया, तो दोनों अलग अलग कंडीशन में हम कैसे एंट्रीज याद रखें। तो बिल्कुल सिंपल है, प्रीमियम मांगा और दे दिया तो कोई प्रीमियम की बात ही नहीं होनी है। और अगर प्रीमियम मांगा और नहीं दिया गया है तो अकाउंट की फॉर्म में भी बात होगी और अमाउंट की फॉर्म में भी बात होगी। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। अकाउंट की फॉर्म में डेबिट करके बात करेंगे, अमाउंट की फॉर्म में क्रेडिट करके बात करेंगे, यानी जिस भी कॉल पर प्रीमियम रहा होगा और मांगा और नहीं दिया गया तो वहां पर आप इंक्लूड करके ले लोगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रीमियम वाला केस था जब प्रीमियम पर शेयर इश्यू किए गए हों और उनको फोरफिट कर लिया जाए। ऐसे ही पार वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने उसकी। तो पार और प्रीमियम दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ रिपीट कर दिए फॉरफीचर के रिगार्डिंग। तो आई होप कि आपको पार और प्रीमियम दोनों के फॉरफीचर के रिगार्डिंग एंट्रीज समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा सा अगर आप चाहें, आपको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप उसको दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं अब इनिशियल्स जिनको आपने जब्त किया है, अब ये कंपनी अपने पास रख के थोड़ी ना बैठेगी। कंपनी क्या करेगी, जो शेयर जब्त हुए हैं इनको किसी और को रीसेल कर देगी, ठीक है, री इश्यू कर देगी मतलब, ठीक है। तो आइए रीइश्यू पे चलते हैं जरा सा, इसके ऊपर आगे चलते हैं हम। रीइश्यू, देखिए रीइश्यू के हमारे पास यहाँ पे जो होते हैं बच्चों वो 3 प्राइसेस होते हैं, पार, ठीक है ना, और प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, यानी कि पार पर अगर नॉर्मली आपने रीइश्यू करा तो सिंपल है वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल एंट्री। प्रीमियम पे करा तो वही सिंपल जो पीछे करके आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर यहाँ डिस्काउंट, अब आप कहोगे सर डिस्काउंट पे तो शेयर इश्यू नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आप इश्यू करने की एंट्री क्यों कर रहे हो। मैंने आपसे कहा डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं होते बट री इश्यू तो हो सकते हैं, समझे आप। तो री इश्यू यहाँ पे किए जा रहे हैं नॉर्मली, तो शेयर्स को री इश्यू डिस्काउंट पे किया जा सकता है। डिस्काउंट क्या होता है, यानी कि मैं अभी आपको थोड़ा सा अभी इसकी जस्ट बात ही बताता हूँ, ठीक है। आइए देखें, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे, ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यानी कि जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट के नाम से डेबिट नहीं होगा, यहाँ शेयर फॉरफीचर के नाम से डेबिट होगा। यानी कि जितना भी यहाँ लॉस हो रहा है री इश्यू पर, उसकी रिकवरी सारी कहां से होगी, जो आपने ऊपर शेयर फॉरफिट किए थे, यहाँ पे जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ था, ये जो रेड कलर से मैंने लिख रखा था आपको दिख पा रहे हैं, मैं डबल टिक कर रहा हूँ रेड कलर से, ये वाला जो अमाउंट होगा आप इसी गेन से, यानी कि इस वाले गेन से ही उसकी रिकवरी दोगे। मतलब यहाँ पे गेन है और इश्यू करते वक्त अगर लॉस हुआ है तो वो इसी गेन से रिकवर करके, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट अगर कुछ यहाँ बच जाएगा तभी वो जाकर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये है रीइश्यू का कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल कहने का पर्पस ये कि जो आपने शेयर्स जब्त किए, हो सकता है कि कंपनी सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दे, हो सकता है कंपनी उसमें से कम शेयर रीइश्यू करे। बस समझने वाली बात क्या वो जरा समझिएगा। रीइश्यू की मैं आपको समझा चुका हूं कि रीइश्यू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। पार पे इश्यू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और डिस्काउंट पर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू आपका शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये आप एंट्री नॉर्मली यहां पर कर देंगे तीनों के केस में। बस समझने वाली बात एक है, वो समझिए कि अगर आपने 500 शेयर, अगर इस चीज को समझिएगा, आपने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेकिन 500 में से आपने सिर्फ 300 शेयर ही री इश्यू किए। कितने? सिर्फ 300 शेयर। तो 300 शेयर के ऊपर का ही कैपिटल प्रॉफिट, 300 शेयर के ऊपर का ही कैपिटल प्रॉफिट, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये कैपिटल रिजर्व क्या आ गया सर, यहाँ अचानक आप प्रॉफिट पढ़ाते पढ़ाते कैपिटल रिजर्व पे कहां ले गए। तो मैं यहाँ भी ये भी आपको समझा दूं कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व होता है जहां पे हमारे कैपिटल प्रॉफिट जाते हैं, यानी कि कभी कभी होने वाले बड़े मुनाफे, ठीक है, और वो सारे हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स कहलाते हैं और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जब उनका हिसाब फाइनल हो जाता है। तो हम सीधे जैसे प्रॉफिट हो गया हमें, हम सीधा उसको अपने पास नहीं रखते हैं, उठा के उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं।
आप समझ, मैंने कहा ना 11th क्लास की अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ, वहां पे मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया आपको कि अकाउंटिंग कोई मतलब तुक्का मारने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े सिस्टमेटिकली मेंटेन की जाती है हर चीज यहाँ पर, और हर चीज का अपना एक रीजन होता है उसको मेंटेन करने का। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी जैसे हमारे पास होता है कभी अचानक कहीं से कोई हमें बड़ा प्रॉफिट हुआ, लाओ यार आज पार्टी कर लो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, अकाउंटिंग उसको एक पर्टिकुलर फंड में अलग ट्रांसफर कर देती है, कैपिटल प्रॉफिट बता और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है इसको, और वो कैपिटल रिजर्व अलग अलग पर्पसेज में यूज में आता है, ठीक है ना। तो खैर कहने का पर्पस समझिए, जो हम हमारा टॉपिक है उससे हम ना भटके, इसलिए हम मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। 500 शेयर्स जब्त किए, ध्यान से समझिएगा, 500 शेयर्स जब्त किए हैं, 500 में से 300 री इश्यू कर दिए, ठीक है। तो इसी 300 के ऊपर का जो कैपिटल प्रॉफिट होगा, ठीक है, 300 के ऊपर का अगर कुछ कैपिटल प्रॉफिट है, यानी कि शेयर फोरफीटेड अकाउंट के अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बचा हुआ है रीइश्यू करने के बाद, वो ही आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। यहाँ पे जो 200 शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं, आप समझ रहे हैं, वो अभी भी फोरफीट हुए रखे हुए, इनके ऊपर का जो एक्स्ट्रा मुनाफा, एक्स्ट्रा जो गेन है, कहां पर था गेन, मैं एक बार और रिपीट करवा दूं, आपको याद दिला दूं, ये था हमारे पास गेन। आपको ध्यान आ रहा है, कुछ नहीं है, ध्यान थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, ये था हमारे पास गेन, जो रेड कलर से मैंने यहाँ लिखवाया था, यहाँ डबल क्लिक टिक कर रहा हूं, यहाँ पे ये रहा, समझे आप ये। तो यहाँ पे जो गेन था आपका, यानी कि जो शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट आया था 500 गुना 3, ये आपका गेन था, गेन ऑन फोरफीचर, ठीक है। और ये सीधा रीइश्यू करने के बाद, अगर रीइश्यू पे कोई लॉस नहीं है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और अगर लॉस है तो वो लॉस इसी गेन में से माइनस होगा, ठीक है, और उसके बाद जितना बचेगा वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3 एंट्री है, लेकिन तीनों एंट्री पे बड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। तीनों एंट्रीज मैं चाहता हूं आपको अच्छे से जरा यहाँ पे सिखा दूं, ठीक। ध्यान सुनिए, आपने 500 शेयर जब्त करे, 500 में से उठा के आपने 300 जो शेयर्स हैं, 300 जो शेयर्स हैं, आपने इन 300 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये 300 शेयर रीइश्यू करे आपने, इन रीइश्यू करते वक्त इन शेयर्स के ऊपर अगर कुछ कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, बचता है, ठीक है, यानी कि शेयर फोरफीचर में वहां पे कुछ जब्त करने वाली एंट्री में जो अमाउंट आपने इन 300 शेयर्स पे जब्त किया था, वो वहां पर था कुछ, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1500 का था, ठीक है, और रीइश्यू करते वक्त 500 रुपए का लॉस हो गया, फॉर एग्जांपल, यानी कि रीइश्यू करते वक्त यहाँ पे 500 रुपए का डिस्काउंट आ गया। लेट्स सपोज ये तीसरी एंट्री जो आप मेरे पीछे यहाँ देख पा रहे होंगे लाइक दिस, ये रहा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 500 रुपए का लॉस हो गया है, ठीक है ना। तो 1500 का जो ऊपर एक्स्ट्रा मुनाफा था आया हुआ आपके पास, जब्त किया हुआ अमाउंट था, उस 1500 में से 500 ये नुकसान चला गया, यानी कि उसमें से रिकवरी, उसमें से रिकम्पनसेट कर दिया आपने इसको, बचे कितने 1000 रुपीज। तो वो 1000 आपके लिए क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। वो 1000 रुपीज का कैपिटल प्रॉफिट आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, और कैसे करना होगा, उसकी एंट्री ये रही, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये एंट्री आप यहाँ ट्रांसफर कर देते हो। उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, हालांकि फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है। अगर आप रीइश्यूड शेयर्स के ऊपर गेन निकालना चाहते हैं तो अमाउंट कितना फोरफीट हुआ रीइश्यूड शेयर पे वो, और जो डिस्काउंट अलाउ हुआ रीइश्यू के ऊपर वो आप माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा गेन मिल जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने शेयर्स को रीइश्यू करा है, ठीक है, तो रीइश्यू करते वक्त अगर कोई लॉस है, ठीक है, तो वो गेन में से माइनस कर दो, और अगर नहीं है तो पूरा का पूरा गेन उठा के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। गेन मतलब जो शेयर फोरफीटेड अकाउंट के अंदर अमाउंट आपने जब्त किया था उन शेयर होल्डर से जितना उसने पे कर दिया है ना, बाकी जो पे नहीं किया वो तो आप जब्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब्त कैसे करोगे आप, फोरफीट कैसे करोगे आप, जो उसने पे कर दिया उसे आप फोरफीट करोगे, जो पे नहीं किया उसे फोरफीट करोगे। आप बताओ ना, अगर आप जो जब्त नहीं किया उसे फोरफीट करने की कैपेसिटी रखते तो फिर शेयर्स जब्त ही क्यों करते आप उसके, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए आप जब्त उस अमाउंट को करोगे जो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है उन शेयर्स के ऊपर। आप समझे मेरी बात, तो ये बात ध्यान रखने वाली है, इसलिए मैंने आपसे कहा, यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने कि 500 शेयर में से जो 300 शेयर आपने यहाँ पर रीइश्यू कर दिए, इन 300 के ऊपर का ही मुनाफा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। जो 200 रीइश्यू नहीं करे हैं इनका मुनाफा अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इनको रीइश्यू नहीं किया गया। तो इन 200 शेयर के ऊपर का मुनाफा अभी कैपिटल रिजर्व में बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक कि इनको रीइश्यू नहीं किया जाता। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बस ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमेशा कैपिटल रिजर्व में वो प्रॉफिट जाएगा, यानी कि वो अमाउंट जाएगा, उन शेयर्स के ऊपर का प्रॉफिट जाएगा जिनको री इश्यू किया जा चुका है, ठीक है ना, और उनके ऊपर अगर कुछ कैपिटल प्रॉफिट बाकी है, और अगर कैपिटल प्रॉफिट नहीं है बाकी तो फिर उनको कुछ बचा ही नहीं ट्रांसफर करने के लिए। कैसे, आगे कुछ एग्जांपल लेता हूं उससे समझाऊंगा मैं आपको। बट आइए एक और दिलचस्प बात बताता हूं उसके रिगार्डिंग आपको मैं यहाँ पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। एक नोट लिख रखा है मैंने यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। कई बार बच्चे पूछते हैं इसके रिगार्डिंग, तो मैंने इसको स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन किया है। व्हेन फोरफीटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट,
जब फोरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 500 रुपए का डिस्काउंट हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड ऑन द इशूड शेयर्स। आप समझे कुछ मेरी बात? मतलब कहने का ये कि जो अमाउंट डिस्काउंट का, ठीक है, आपने जिस अमाउंट पर शेयर्स को जब्त किया है उनको अगर आप रीइश्यू कर रहे हो, यानी कि आप जिन शेयर्स को आप जब्त कर रहे हो उनको अगर आप डिस्काउंट पर रीइश्यू कर रहे हो तो वो डिस्काउंट का अमाउंट उतने अमाउंट से कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता। कितने से? द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड, जितना अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है या फिर फोरफिट किया है आपने उन रीइश्यूड शेयर्स के ऊपर, उनसे कभी भी ज्यादा उनका डिस्काउंट नहीं जाएगा। आप समझे मेरी बात या नहीं? मतलब आप खुद सोचिए कि जितना आपको गेन हो रहा है शेयर्स जब्त करते वक्त, ठीक है, आपने शेयर्स को फोरफिट किया, फोरफिट करते वक्त फॉर एग्जांपल आपको 1500 रुपए का गेन हुआ, तो उन शेयर्स को जब आप रीइश्यू करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो उस 1500 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रख लीजिए, हमेशा आपको इसका बेनिफिट आगे आने वाले कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन में भी मिलेगा, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान रखने वाली है कि कभी उससे अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। और गेन करने वाली एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी उसकी, मैंने कि आप जो भी गेन होगा वो आप सीधा कैपिटल रिजर्व में आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम इसको यहाँ देखे जाने कि किस तरह से शेयर्स को जब्त किया जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ, कुछ मैंने अलग अलग केसेस के साथ ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग हम इस फोर फीचर को समझते हैं कि किस तरह से हम फोर फीचर कर सकते हैं। और फिर ना कुछ क्वेश्चंस तो मैं तुम लोगों को यही मतलब इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि किस तरह से कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को और समझते हैं कि फोर फीचर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको एंट्री समझा दी आज फिलहाल, ठीक है। और अब जो हमें है वो इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं। तो फोर फीचर की नॉर्मली 3 एंट्री हो गई। एक तो फोरफिट करने वाली एंट्री तो सिंपल है ही, जो फोरफिट करने वाली एंट्री थी एक तो वो, दूसरा रीइश्यू की एंट्री और तीसरा रीइश्यू करने के बाद जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो ये तीन मेन एंट्री है फोर फीचर के रिगार्डिंग। बाकी तो आपको वही पता ही है कि इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग एंट्री से पहले रिसीव करना, फिर ट्रांसफर कर देना, उसके बाद ड्यू रिसीव, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट नहीं आती है उसके अकॉर्डिंग उनको जब्त करना, उनको रीइश्यू करना, उनके ऊपर का कैपिटल प्रॉफिट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप के ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन को के साथ हम फोर फीचर समझते हैं। आइए देखें, कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 500 इक्विटी शेयर्स को जब्त किया है 100 रुपीज ईच पे। 100 रुपए का एक शेयर है, जरा ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है ना। कह रहा है इशू किया गया 10% के प्रीमियम पे। अब जरा समझना कि इसको 10 रुपए के एक्स्ट्रा प्रीमियम पर इशू किया गया है, ठीक है, यानी कि 100 का शेयर 110 में जा रहा है। ऑन विच अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। देखिए अलॉटमेंट 30 रुपीज पर शेयर हो गया, 10 रुपए का यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम में, बात ध्यान रखिएगा। एंड फर्स्ट कॉल 30 रुपीज पर शेयर की है, ठीक है, और फर्स्ट कॉल 30 रुपीज पर शेयर की जो रिसीव नहीं हुई थी, कह रहा है वर नॉट रिसीव्ड, यानी कि अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई और फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, यानी कि इन्होंने मांगी तो बट ये दोनों कॉल से ही रिसीव नहीं हुई है। ये दोनों कॉल्स यानी कि अलॉटमेंट वाला अमाउंट मांगा बट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं दी। आगे कह रहा है फाइनल कॉल ऑफ ₹20। अच्छा फाइनल कॉल भी है यहाँ पर, फाइनल कॉल क्या रहा है 20 रुपीज की है, ठीक है। शेयर वाज नॉट येट कॉल, लेकिन इस 20 रुपए को मांगा ही नहीं, यानी कि फाइनल कॉल से मांगी ही नहीं गई है। तो इसको तो हम अलग ही कर देते हैं, मैं इसको एक रेड कलर के बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि ये बता रहेगा हमने इससे ये फाइनल कॉल इससे मांगी ही नहीं है, ठीक है। ये 20 रुपए की कॉल मांगी नहीं। अब जरा अंदाजा लगाइए, 110 रुपए का तो टोटल अमाउंट था ये वाला, ठीक है ना, 110 का ही तो हो गया अगर देखा जाए तो 110 में से 20 और 30 कितने हो गए आपके, कितने हो गए 50, 50 और 30 कितने हो गए, यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 50 और 30 कितने हो गए 80। तो 110 में से 80 चले गए, तो हमारे पास एप्लीकेशन कितने की हो गई 30 की, अंडरस्टूड। तो 30 रुपए की हमारे पास क्या हो गई एप्लीकेशन आ गई। अब सिर्फ एप्लीकेशन ही मांगी है और वो दे दी गई है, बाकी यहाँ पे ना अलॉटमेंट मांगी और नहीं दी और फर्स्ट कॉल मांगी और नहीं दी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे केस क्लियर हो गया, फोर फीचर आसान हो गया आप लोगों के लिए। अब 500 फोरफिट किए गए, 500 इक्विटी शेयर्स को जब्त किया गया। आइए पहले इसकी जब्त करने वाली एंट्री देखते हैं, बाकी रीइश्यू के केसेस जो है उनको हम बाद में देखेंगे। तो नीचे आ जाइए थोड़ा सा, ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ जब्त करने की एंट्री यहाँ मैंने कर रखी है। आइए जरा देखते हैं क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल नहीं मांगी गई थी, ध्यान रखिएगा फाइनल कॉल नहीं मांगी है उससे, तो 500 गुना 80 फाइनल कॉल नहीं मांगी है, ठीक है ना। तो 500 मल्टीप्लाई 80, 20 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो जितना मांगा है यानी कि जितना अमाउंट कॉल्ड अप है जितना उससे मांग लिया गया उतने मल्टीप्लाई है, उतने इसकी फेस वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 100 रुपए की शेयर था, लेकिन 100 में से 20 रुपीज फाइनल कॉल मांगी नहीं है, तो 80 रुपए तो ये आ गया, यानी कि 40,000,
ठीक। और दूसरी बात केस देखिए, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, आइए देखिए जरा। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसलिए डेबिट हो रहा है कि इससे यहाँ पर, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं, सर्कल कर रहा हूं मैं इसको, ये अलॉटमेंट का अमाउंट है और ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट है। ये इससे मांगा लेकिन नहीं दिया है, तो प्रीमियम भी मांगा और नहीं दिया। मैंने आपसे क्या कहा था पीछे कि जब कभी भी प्रीमियम मांगा और नहीं दिया जाए तो अकाउंट की फॉर्म में भी प्रीमियम की बात होती है और अमाउंट की फॉर्म में भी प्रीमियम की बात होती है ना। यानी कि अकाउंट की फॉर्म में आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल करने के लिए डेबिट करोगे, हाँ, और अलॉटमेंट जो लोगे वो इंक्लूडिंग प्रीमियम लोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया। तो वही सेम चीज यहां पर मैं इसकी फॉरवर्ड करने वाली एंट्री में कर रहा हूं, यहां करवाई गई है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 500 गुना 80 से आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 500 गुना 10 से आ गया, क्योंकि 10 रुपए का प्रीमियम था, मांगा नहीं दिया गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल करने के लिए मैं 10 रुपए से ही डेबिट करूंगा, तो 5000 रुपीज ये आ गए। और 2 शेयर फॉरफिटेड के अंदर इसने दिया क्या था, सिर्फ 30 रुपए की एप्लीकेशन ही तो दी है उसने, देखिए ध्यान से, 30 रुपए की एप्लीकेशन तो दे रखी है सिर्फ उसने, तो यहाँ पे 30 रुपए की एप्लीकेशन दे रखी है, ये रही। तो 30 रुपए की एप्लीकेशन जो दी है वो ही आपने यहाँ जब्त कर लिए 500 गुना 30, ठीक है। और अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे 500 गुना 30, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्यों, क्योंकि ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की फॉर्म में बात हो रही है, नीचे अमाउंट की फॉर्म में बात हो रही है, अमाउंट में की फॉर्म में लिया हमने। अब समझे मेरी बात, तो 500 गुना 30 और फर्स्ट कॉल कितने की जो उससे मांगी नहीं थी 30 रुपए की, तो 500 गुना 30 ये आ गए, हाँ। लेकिन हमारे लिए अमाउंट है ये वाला इंपॉर्टेंट, ये 15,000, क्योंकि ये है गेन हमारा, क्या है ये हमारा, ये हमारा गेन है। यानी कि ये अगर हमने इन 500 के 500 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया तो इनके ऊपर का पूरा 15,000 रुपए हमें सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और अगर 500 रीइश्यू नहीं किए गए, कम किए गए, तो केस उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अब आप बताइए क्या आपको क्लियर हुआ है फॉरफीचर 500 शेयर्स किस तरह से जब्त हुए, यानी कि मैंने यहाँ पे जो सिनेरियो समझाया पूरा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ अलग से दे दिया है, ये रहा, यहाँ समझा दिया मैंने कि किस तरह से आप इस पूरे केस को यहाँ पर समझेंगे, लाइक दिस, ठीक। हाँ, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जब्त करने वाली एंट्री कर ली यहाँ पर। तो हमसे यहाँ पर सिर्फ फाइनल कॉल इससे यहाँ कॉल्ड अप नहीं थी, तो उस फाइनल कॉल को हटाकर आपने 80 रुपए के अकॉर्डिंग उन सारे अमाउंट को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये फॉरफीचर वाली एंट्री में बहुत बड़ा इशू नहीं होगा समझने के अंदर, तो बहुत आसान है एंट्री, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आपने मेरा पहले वाला कॉन्सेप्ट आसानी से अगर समझ लिया है और दिमाग में फिट कर लिया है, तो मैं समझता हूँ शायद आपको इस एंट्री को समझने में तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी आ रही है तो थोड़ा सा आप रिवाइंड करके इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है, मेरे इस लेक्चर को। और चलिए आगे, अब यहाँ पे देखिए कुछ रीइश्यू के कुछ केसेस हैं। ये वाला जो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये तो था सिर्फ हमारा फॉरफीचर के रिगार्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ जर्नल एंट्री जो है वो फॉरफीचर की मांग रहा था, कुछ रीइश्यू के शेयर्स को रीइश्यू करने की मांग रहा था, कुछ अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ मैंने 5 नहीं बल्कि 6 केसेस को यहाँ पर लिया है, और इन 6 केसेस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग समझाया है, ताकि आप ये समझ पाएं, ठीक है, कि किस तरह से शेयर्स को रीइश्यू करने पे कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है, और कितना शेयर फॉरफिटेड में ही रहने दिया जाएगा, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं जरा। अच्छा, यहाँ पे आपको दो अमाउंट नजर आ रहे होंगे, ये 80 90 80 80 80 70 80 50 70 फुल्ली पेड, क्या है इसका मतलब, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे चलता हूँ। तो ये समझाता हूँ, आगे चलता हूँ, मतलब फिर समझाता हूँ इसको, ठीक है। तो 80 रुपीज पेड है फॉर रुपीज 90 पर शेयर। देखिए ये इंग्लिश के मतलब एक अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन आसानी से समझ पाए तो आपने देखा होगा कभी भी हम किसी भी अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं फॉर रुपीज इतना, आई परचेज दिस मशीन फॉर रुपीज इतना, या एट द रेट रुपीज इतना, है ना, नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो दो अमाउंट है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर कि ये दो अमाउंट में से कौन सा बैंक में जाएगा। कह रहा है यहाँ 500 शेयर जो आपने जब्त किए इनमें से 200 शेयर रीइश्यू हुए हैं, हर किसी देखिए 1 से लेके 6 केस तक में 200 के 200 शेयर मैंने रीइश्यू करवाए हैं, ठीक है, इन पे तो कोई डाउट ही नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि 80 90 80 80 इनमें से कौन सा अमाउंट कहाँ किस तरह से आप बैंक में डालेंगे, तो वो मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। कभी कभार दो अमाउंट आते हैं, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें समझ में नहीं आया, 80 डाल दिया 90 डाल दिया, कोई कुछ भी अमाउंट वो रखे आते हैं। बट समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए जिस अमाउंट से पहले फॉर लगाओ, आप देख पा रहे हैं, फॉर लगाओ, वो ये अमाउंट बैंक में डाल दीजिए और उससे कंपेयर कर लीजिए। मतलब 90 रुपए बैंक में चले गए, यानी 80 का शेयर 90 में गया, 80 का शेयर जब 90 में जाएगा 10 रुपए का प्रीमियम हो गया, समझे या नहीं समझे। ऐसे 80 का शेयर 80 में जा रहा है, पार पे गया, कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं। 80 का शेयर 10 में गया, 10 रुपए का डिस्काउंट आ गया, यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड डेबिट हो जाएगा इस वाले केस के अंदर। 80 का शेयर 50 में गया, यहाँ पर जब 80 का शेयर 50 में गया तो 30 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट हो गया, समझे नहीं समझे। अब आपका होगा सर यहाँ तो सिंपल एक ही अमाउंट दिया हुआ, यहाँ पे फॉर भी नहीं, एट द रेट भी नहीं, और यहाँ पे एज पर लिमिटेड लिखा हुआ, आप क्या करें,
तो यहाँ पे भी समझा रहा हूं ना मैं आपको, एज फुल्ली पेड अप का मतलब समझे। यहाँ पे कभी भी अगर एज फुल्ली पेड अप लिखा हो तो ध्यान रखना इसकी फेस वैल्यू से कंपेयर करना। फेस वैल्यू कितनी है 100, कहां से आई 100, ये रही 100, समझे आप। कभी भी फुल्ली पेड अप तो 100 से है। अब 100 का शेयर 70 में जा रहा है, बैंक में 70 रुपए जाएंगे, बैंक में 70 रुपए का 30 रुपए का क्या हो गया लॉस, यानी कि डिस्काउंट। वो डिस्काउंट कहां पे जाएगा, शेयर फॉरफिटेड में रीइश्यू वाली एंट्री में डेबिट होगा। इज दिस वेरी क्लियर। आज ही अगले वाले केस के अंदर केस 6, अब आपको होगा सर यहाँ तो @60 ईच लिखा हुआ है, बस बाकी कुछ है ही नहीं। अब कंपेयर किससे करें हम, अभी इसको कैसे पता लगाएं। खाली एक अमाउंट दे रखा हो कि भाई सर इसको हमने मतलब पार पे इशू करा या प्रीमियम पे इशू करा है, तो अब मैं आपको बता दूं अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल अमाउंट दे रखा हो तो फिर कंपेयर करोगे आप अब इस वाले अमाउंट से जितना कॉल्ड अप होगा। समझ पाए आप मेरी बात, यानी कि यहाँ पे जितना अमाउंट कॉल्ड अप होगा, 80 का शेयर 60 में गया है, 20 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 80 का शेयर अगर 60 में जा रहा है तो 20 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट है। अब समझ गए मेरी बात। तो मैंने आपको इस कंपैरिजन के लिए वाला थोड़ी सी एक टेबल यानी कि केसेस मैंने अलग समझा दिए, इसके अंदर आपके मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने इस एक इलस्ट्रेशन के अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको सारे अलग अलग केसेस समझा दिए, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग आइए देखते हैं इशू वाले पार्ट को समझते हैं। पहला केस ध्यान रखिएगा, 200 शेयर इश्यू है, 80 का शेयर यानी कि 90 में गया है, 80 का शेयर 90 में गया है, 90 रुपए बैंक में जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो आइए अगर नीचे चलते हैं हम और एंट्री देखते हैं। अगर एंट्री में आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 गुना 90, मैंने कहा ना 90 में जाएगा। टू शेयर कैपिटल 80 में, तो 10 रुपए का प्रीमियम हो गया, 80 का शेयर 90 में जा रहा है, 10 रुपए का प्रीमियम हो गया भाई, सिंपल है। तो यहाँ पे इस रीइश्यू करने वाली एंट्री में कोई लॉस है, यहाँ कोई डिस्काउंट हुआ, कोई नुकसान हुआ किसी तरह का नहीं। तो सर 200 शेयर के ऊपर का मुनाफा सीधा सीधा बच गया। अब ये कहां से आया, अब ये कहां से आया, इसको जरा समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए ये वाली एंट्री, ठीक है, दिस वन ये एंट्री, और यहाँ पे इस वाली रीइश्यू वाली एंट्री में यानी कि यहाँ पर अगर शेयर फॉरफिटेड होता तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। बट फिलहाल ये समझिए आपने इन 500 में से रीइश्यू कितने करें, इन 500 में से आपने रीइश्यू करें सिर्फ 200 शेयर। तो अगर आपने 500 में से 200 शेयर रीइश्यू करें तो आपको यहां से सिर्फ 200 के ऊपर का मुनाफा उठाना है और 300 को भूल जाना है अभी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 200 के ऊपर का ही मुनाफा आप आगे भेज रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि 200 के ऊपर का ही मुनाफा फिक्स हो रहा है क्योंकि आप शेयर को रीइश्यू कर रहे हो। अब वो फिक्स हो रहा है कि वो आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 300 जो कि रीइश्यू नहीं हुए उनके ऊपर का भी फिक्स नहीं, क्योंकि उनको अभी रीइश्यू नहीं किया गया। अब जब तक रीइश्यू नहीं होगा तब तक ये फिक्स नहीं होगा कि इनका कैपिटल प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, है ना। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हमने मानने होते हैं ना प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, 11 में प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा था ना, तो उसके अकॉर्डिंग। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जब तक प्रॉफिट हो ना जाए जब तक ज्यादा खुश मत हो, आप समझे। तो अभी प्रॉफिट हुआ कहां, इसलिए हम उसको अभी वहीं रहने दे रहे हैं 300 के ऊपर के प्रॉफिट को, तो हम अभी उसे कैपिटल रिजर्व मान ही नहीं, इसलिए हम इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन 200 शेयर्स जो आप रीइश्यू कर रहे हैं यहाँ पे, ये 200 शेयर्स, ठीक है, इनके ऊपर का मुनाफा डालो 200 गुना 30, तो वही उठाया हुआ है। तो देखो 200 गुना 30, ठीक है, ये ले लिया, ये टोटल 200 शेयर के ऊपर का कैपिटल प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्या इनको रीइश्यू करते वक्त यहाँ पे कोई लॉस हुआ है, इस वाली एंट्री में, इस वाली एंट्री में कोई लॉस हुआ है, नहीं हुआ। यहाँ तो बल्कि एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है 10 रुपए का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ रहा है यहाँ पे 10 रुपए का, ठीक है। तो इसलिए पूरा का पूरा 200 के ऊपर का जो कैपिटल प्रॉफिट होगा 30 रुपए, वो 6000 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, समझे। तो इस तरह से ये 3 एंट्रियां होती हैं। 3 एंट्री समझ गए ना कौन कौन सी, पहली तो ये वाली, ठीक है ना, दूसरी रीइश्यू की, और तीसरा केस ये वाली। ये 3 एंट्री इस तरह से होती है, इसे कहते हैं फॉरफीचर। बस बताइए क्या मुश्किल है इसके अंदर, आप समझे मेरी बात। तो बहुत ईजी है बच्चों, समझने वाले के लिए हर चीज ईजी है और नहीं समझने वाले के लिए तो बहाने ही काफी है, ठीक। तो खैर चलिए आगे, ये तो हमारा पहला केस हो गया। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। 80 का शेयर 80 में गया है जी, 80 का शेयर 80 में गया। अब 80 का शेयर 80 में जा रहा है, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं, कोई यहाँ पर डिस्काउंट या लॉस नहीं। आइए देखिए जरा एंट्री को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल वही एक एंट्री, सिंपल एक एंट्री। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं आया और शेयर फॉरफिटेड भी यहाँ पर डेबिट नहीं हुआ है, तो 80 का 80 16,000 ही आ गए। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ भी 200 के ऊपर का मुनाफा पूरा का पूरा बच रहा है, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, सिंपल, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम एंट्री है, ठीक। ये तो केस 2 हो गया। आइए केस 3 पे चलते हैं, यहां से थोड़ा सा केस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। 80 का शेयर 70 में जा रहा है, थर्ड वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर, ये केस 3, ठीक है। 80 का शेयर 70 में जा रहा है। अब 80 का शेयर अगर 70 में जा रहा है बच्चों, तो देखिए बैंक अकाउंट में तो 70 रुपए आ गए, 10 रुपए का लॉस हो गया, यानी डिस्काउंट 10 रुपए डिस्काउंट पे गया, ठीक है ना। और टू शेयर कैपिटल में 80 आ गए यहाँ पर, समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पर आपके पास जो 200 गुना 30 यानी 6000 रुपए का जो कैपिटल प्रॉफिट था वो पूरा नहीं बच रहा, ठीक है। उसमें से ये 2000 रुपए का डिस्काउंट कंपनसेट होगा, ठीक है। कैसे, आइए देखें। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 200 गुना 30, ये तो हमारे पास था ही पूरा ट्रांसफर करने के लिए, बट यहाँ पर अब की बार
क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट दे दिया, तो इस डिस्काउंट को भी आप इसी कैपिटल प्रॉफिट में से कंपनसेट करेंगे। तो 2000 रुपए यहाँ माइनस कर दिए, बचे 4000 रुपए, वो ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, बिल्कुल सिंपल। समझे? तो करना 200 शेयर के ऊपर की है, 300 शेयर के ऊपर के मुनाफे को भी नहीं उठाना, क्योंकि उनको रीइश्यू नहीं किया गया अभी यहाँ। तो बस यही बात ध्यान रखनी, जितने शेयर को आपने रीइश्यू कर दिया है उतने के ऊपर का ही कैपिटल, उतने के ऊपर का ही मुनाफा उठा लो जब्त करने वाली एंट्री में से, ठीक है ना। उतने के ऊपर का ही अगर आप शेयर के ऊपर का प्रॉफिट उठा लोगे और उसमें से देख लोगे रीइश्यू करते वक्त अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कर लो, जैसे यहाँ 2000 रुपए का लॉस हो रहा है लाइक दिस, और अगर नहीं हो रहा तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, जैसे कि पहले किया गया, जैसे इन दो केसेस के अंदर किया गया, लाइक दिस और लाइक दिस, ये और ये। हाँ, बिल्कुल सिंपल है वाला टॉपिक, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अगले एक केस की तरफ। अगला केस हमारा केस नंबर 4। यहाँ कह रहा है 80 का शेयर 50 में चला गया, अब 30 रुपए का लॉस हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 30 रुपए का यहाँ डिस्काउंट है, तो केस 4 के अंदर अगर आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 रुपए और शेयर फोरफिटेड में डेबिट हो जाएगा 200 गुना 30 और 200 गुना 80। 80 का शेयर 50 में चला गया ना, तो 30 रुपए का डिस्काउंट है। अब पता लगा जी 6 के 6000 रुपए लॉस हो गए। हाँ, तो यहाँ पे तो कुछ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बचा ही नहीं। अब भाई 6000 रुपए का ही तो आपके पास, ये देखिए ना, ये 6000 रुपए आपके पास, यही तो अमाउंट था जो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, और पता लगा कि 6 के 6000 रुपए लॉस को रिकवर करने में चले गए। हाँ, यानी कि इसके कंपनसेशन में ही चले गए 6 के 6000 रुपए। तो कुछ बचा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए? नहीं सर, कुछ नहीं बचा। और जब कुछ बचा ही नहीं तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली एंट्री क्यों करेंगे फिर हम? तो यहाँ पे एंट्री हुई ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं एक और केस की तरफ, अपना अगला केस लेते हैं, और केस नंबर 5। यहाँ कह रहा है कि फुल्ली पेड अप फुल्ली पेड अप का मतलब 100। अब 100 का शेयर 70 में जा रहा है, यहाँ भी 30 रुपए का लॉस है, यहाँ भी वही 6000 रुपए पूरे रिकवर हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए देखें एंट्री को भी देखें। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 70 से, और शेयर फोरफिटेड डेबिट 30 रुपए से, और 2 शेयर कैपिटल 100 रुपए से। अब यहाँ भी देखिए 6 के 6000 रुपए पूरे लॉस है यहाँ, यानी ये पूरा आपका डिस्काउंट है 6 के 6000 रुपए का, और कैपिटल प्रॉफिट भी हमारा 6000 रुपए, ठीक है। 6000 में से 6000 पूरे चले गए, तो कुछ बचा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए? कुछ भी नहीं बचा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। और जब कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करने के लिए बचा ही नहीं तो हम ट्रांसफर करने की एंट्री फिर क्यों देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला केस इस तरह से हो गया। चलते हैं अपने एक और लास्ट केस की तरफ, और यहां देखते हैं क्या कह रहा है। केस नंबर 6, यहां कह रहा है 60 रुपए में रीइश्यू हुआ है, यानी कि बैंक में 60 रुपए जाएंगे। कंपेयर किससे करेंगे? 80 से। 80 का शेयर 60 में जा रहा है, 80 का शेयर 60 में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 80 से क्यों करेंगे? क्योंकि इन्हीं शेयर को यानी कि 200 शेयर जो रीइश्यू हो रहे हैं, ये टोटल तो 500 थे ना, 500 शेयर जब जब्त किए थे तो इनके ऊपर कॉल्ड अप अमाउंट कितना था? 80 रुपए, तभी तो 500 गुना 80 लिखा है हमने। 80 रुपए मांगे गए थे इससे बस, तो 80 रुपए का शेयर ही है, यानी उसकी वैल्यू 80 रुपए है। तो 80 वाला शेयर अगर 60 रुपए में जा रहा तो 20 रुपए का लॉस हो गया। आइए देखिए जरा इस वाले केस को भी। यहाँ पर यहाँ देखिए 60 रुपए आपके बैंक में चले गए, 200 गुना 60, ठीक है, और फोरफिटेड शेयर 200 गुना 20, और शेयर कैपिटल 200 गुना 80। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 4000 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट आया, और 6000 में से 4000 चले गए, तो 2000 रुपए आपके जो बचे वो आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वाला केस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत इजी है, अगर आप आपने पिछले केसेस समझ लिए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इशू आएगा आपको समझने में। तो बस आपको समझना ये है कि अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कंडीशंस दी हुई हैं, या जो दो अमाउंट दिए होते हैं कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा अमाउंट कहाँ जाना है, कि बैंक में कौन सा जाना है, शेयर कैपिटल में कौन सा जाना है। अगर एक ही अमाउंट सिंगल दे रखा है तो क्या करेंगे, फुल्ली पेड दे रखा है तो किससे कंपेरिजन करेंगे, बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप के बच्चों कि आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो मैंने यहाँ समझाया, ये पूरा 4 फीचर आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इस पर बेस्ड आइए कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी देखते हैं, ताकि आपको वो भी समझ में आए और मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ समझा और बता सकूं। एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अनसॉल्व है, बाकी तो फिर आप मैं इतना तो उम्मीद है मुझे कि आप इतना तो समझ चुके होंगे कि अब आप आराम से कोई भी क्वेश्चन, अगर इसे समझने के बाद अगर आप कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन उठाते हैं तो आई होप कि बहुत इजीली आप इसे कर लेंगे, ठीक है। इसे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, और फिर क्वेश्चन घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, और फिर कमेंट में बताइएगा भी कि क्या ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, ठीक है। तो वैसे तो रहेगा डेफिनेटली, मुझे उम्मीद है। चलिए आप देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कैपिटल का यहाँ पे अमाउंट आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, ताकि आप भी कंफर्म हो जाए, मैं भी कंफर्म हो जाऊं कि हाँ मैंने आंसर सही निकाला, आपको भी कंफर्म हो जाए कि हाँ आंसर सही निकला, वरना आप कहेंगे सर पता नहीं कहां से लिया आंसर। हालांकि ये टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन है, और मैंने लिए भी कुछ उसी से ही है, ताकि आप को उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है ना, कुछ हमें सिमिलर दिखते हुए क्वेश्चन अगर कोई पढ़ा दे तो हाँ लगता है भाई कुछ यार बाकी में हमारा मिलता जुलता क्वेश्चन हमें करवा दिया गया, हमें अब कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमारा, तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन ले लिए, कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं लिए।
इजी से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं, इनको समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एक शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, एक शेयर है 100 रुपए का, एक ही शेयर है सिर्फ 100 रुपए का, इशू किया गया 10 रुपए के प्रीमियम पे, यानी कि एक शेयर है 100 रुपए का और 110 में रीइशू किया गया है, मतलब सॉरी इशू किया गया, रीइशू नहीं इशू किया गया। एंड कह रहा है आगे 80 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड है, 80 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इसमें से 80 रुपए जो थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 10 रुपए प्रीमियम के साथ जुड़े हुए हैं, इसी में ही प्लस 10 का मतलब है कि इसी में ही 10 रुपए जुड़े हुए हैं, ये कॉल्ड अप अमाउंट है, यानी कि इतना मांग लिया गया है, ठीक है। अब आगे अगर हम चले तो कह रहा है एंड 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड। देखो 80 में से, जरा समझिएगा, 80 में से ही 60 रुपए, 80 में से 60 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड हैज बीन फॉरफिट, देखो उनको पेड कर दिया गया था और उन्हीं को जब्त कर लिया गया, यानी कि प्रीमियम मांगा 10 रुपए का और प्रीमियम मांगने के बाद दे भी दिया गया है, तो प्रीमियम मांगा और दे दिया जाए तो प्रीमियम की कोई बात नहीं होती, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, आइए देखते हैं जरा। तो प्रीमियम की बिना यहाँ पे जो एंट्री होगी स्टूडेंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिंपल, ठीक है ना, कोई प्रीमियम की बात नहीं होगी यहाँ पर। तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि कौन सी कॉल दिए नहीं दिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, टू शेयर अनपेड कॉल्स लिख दो या टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिख दो आप यहाँ पर, तो आप जो आपको ठीक लगे वो यहाँ पर लिख सकते हो आप, ठीक। तो इस तरह से ये एंट्री हमारी यहाँ तक फाइनल हो जाती है। अब कितना मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम लिया गया, देखो प्रीमियम के साथ है जो कॉल्ड अप, कितना अमाउंट है 80 रुपीज कॉल्ड अप है, बट मुझे लेने कितने हैं यहाँ पर, मुझे लेने हैं यहाँ पर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 70 रुपए, ध्यान दीजिएगा 80 में से 10 रुपए का प्रीमियम मैंने अलग हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि प्रीमियम मांगा और दे दिया गया, अगर प्रीमियम मांगा और नहीं दिया जाता तो फिर मैं यहाँ पर लेता तो 70, बट सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करता है यहाँ, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ प्रीमियम हटा के लूंगा, हर किसी के अकाउंट से मैं प्रीमियम को अलग हटा कर लूंगा, इग्नोर करूंगा टोटल प्रीमियम को, ठीक है। तो और शेयर फॉर फीचर में कितना पे कर दिया उसने, 80 में से 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम पे कर दिया है उसने, तो 60 में से अगर मैं 10 रुपए का प्रीमियम हटा दूं तो 50 रुपए पे कर दिए, और 70 में मांगे गए थे 50 पे कर दिए, तो कितने पे नहीं किए, 20, अंडरस्टूड, 20 पे नहीं किए। तो इस तरह से वो कह रहा है दिस शेयर वाज आफ्टरवर्ड इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर बी 70। देखिए आ गया वही वाला केस जो मैंने पीछे पढ़ाया था, फुल्ली पेड अप मतलब किससे कंपैरिजन करोगे इसका, 100 रुपए से, 100 का शेयर कितने में गया है, 70 रुपए में गया है। तो आइए जरा इस वाले केस को देखते हैं जरा, 100 का शेयर 70 में जा रहा है यहाँ, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल, ठीक है, 70 में जा रहा है तो मतलब सीधा ले लो 70, और शेयर फॉरफीटेड डेबिट, यानी कि जो शेयर फॉरफीचर में जाएगा अमाउंट वो भी यहाँ डेबिट होगा, कितना, 100 का शेयर 70 में गया तो 30 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट हो गया, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया, टू शेयर कैपिटल यहाँ पे आपने रीइश्यू कर दिया उस शेयर को, ये एक ही शेयर था, यहाँ पे सिर्फ एक शेयर की ही बात की गई है, तो इसलिए उसी की बात करी है हमने यहाँ, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह यहाँ करके नहीं दिखला रहा हूँ मैं इसलिए, तो सिंपल है बिल्कुल ही, यहाँ पर आप समझ पाए। तो शेयर फॉरफीटेड में 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया, अब बताइए 50 रुपए का आपके पास कैपिटल प्रॉफिट था, 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 50 में से 30 चलेगा तो कैपिटल में कितने ट्रांसफर होंगे, बताइए आप, बताइए कितने ट्रांसफर होंगे, तो सिंपल है बिल्कुल ही, माइनस करके निकाल दीजिए यहाँ पे, शेयर फॉरफीचर डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस करके आप सीधा सीधा ट्रांसफर कर दीजिए, कितना 50 माइनस 30 विच विल इक्वल्स टू 20, 20 रुपए आपके नॉर्मली यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। देख लीजिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा 20, हाँ बताइए क्या मुश्किल था क्वेश्चन, बस समझने वाली बात है, अगर आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, किसी भी बुक का हो कहीं का भी हो, आप देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रख दिया जाए तो आप बहुत आराम से और अच्छे से उस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, आप जितना ही क्वेश्चन को समझते रहिए, जितना ही कोई भी क्वेश्चन करते रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए हर चीज का, देखिए मैं इसलिए आपसे कहता हूं बार बार कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए वो भी एक बार ट्राई करते हैं थोड़ा सा। तो इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, आइए देखिए ना सेकंड पार्ट यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, बी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 900 इक्विटी शेयर, ठीक है ना, 100 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग, कह रहा है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, इसने 30 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट मनी नहीं पे करा है, और फर्स्ट कॉल 20 रुपए पर शेयर नहीं पे किया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपए पर शेयर उससे मांगा ही नहीं गया है,
मतलब क्या है, देखिए 100 रुपए का तो शेयर ही है, ठीक है ना। 100 में से मैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, जो मांग लिया और जो नहीं मांगा। 25 रुपए की इससे जो आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल है वो इससे मांगी नहीं गई है, तो अंडरस्टूड है 75 मांग लिए गए होंगे। अब 75 में से 30 रुपए की उससे अलॉटमेंट नहीं पे करी है उसने, फर्स्ट कॉल 20 रुपए की पे नहीं करी है, ठीक है ना। अब 75 में से अगर आप 50 हटा दो, 25 रुपए की एप्लीकेशन है, सिर्फ वही पे करी है उसने, अंडरस्टूड है। अब 25 रुपए की उसने अगर एप्लीकेशन पे करी है तो वही उसका अमाउंट हो जाएगा जो फॉरफिट किया गया है ना। मतलब टू शेयर फोर फीचर में यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पे कितना अमाउंट लेंगे, जो उसने फोर फीचर 25 रुपए के अकॉर्डिंग ले लोगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 900 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, जो उसने पे कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा रफली दे रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा इस चीज को। तो इस तरह से आप इनको इसकी जब्त करने की एंट्री कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रीमियम वगैरह का कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पूरे 900 के 900 शेयर्स को जब्त किया गया और उन्हीं 900 के 900 शेयर्स को रीशू भी कर दिया गया। दो प्राइसेस दिए हुए, 90 रुपए पर शेयर, 75। अब बताइए इन दोनों प्राइस में से कौन सा आप बैंक में डालेंगे। अंडरस्टूड है कि इस 90 रुपीज को आप बैंक में डालेंगे, तो पता लगा 75 का शेयर 90 रुपए में जा रहा है, 75 का शेयर 90 में जाएगा तो 15 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, यानी कि रीइश्यू करते वक्त कोई लॉस नहीं है। तो पता ये लगा कि 900 मल्टीप्लाई बाय 25, अगर हम 900 मल्टीप्लाई बाय 25 वाला जो हमने शेयर फोर फीचर में अमाउंट डाला था वही हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए मैंने ऐसे ही निकाल दिया, 22,500 आ रहा है, यानी कि 900 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि यही अमाउंट है एप्लीकेशन का जो उसने पे करा, वही इसका कैपिटल प्रॉफिट होगा जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो इसलिए ये 22,500 का अमाउंट आ जाएगा। बाकी एंट्री तो देखिए सिंपल है, आप समझ ही चुके होंगे, आराम से खुद ही कर लेंगे इसकी एंट्री, ठीक है ना। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से इसको घर पे कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। अगर आपने इससे पहले वाला सिचुएशन मैंने आपको जो पूरा एक्सप्लेन करा, अगर आपने वो समझ लिया है तो अब मैं समझता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, वो इलस्ट्रेशन देख लिया है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन अब आप कोई रह जाए जिसे आप ना कर पाए, ठीक है। बस ध्यान से समझाए तो, और अगर नहीं समझाए तो भाई देखिए मंदबुद्धियों के लिए तो जमाना मतलब जहां बहुत बड़ा है। तो चलते हैं, खैर फिलहाल अब हम आगे। तो खैर कहने का पर्पज ये है कि सिंपल सा क्वेश्चन तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आगे चलते हैं, एक आधा और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा डिफरेंट। एक क्वेश्चन में इसी जैसा थोड़ा इस जैसा तो नहीं बट थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं इसे करवा रहा हूं। आइए देखते हैं यहाँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट डायरेक्टर्स ऑफ सी लिमिटेड रिजॉल्व्ड ऑन 1 जनवरी 2020। देखो डायरेक्टर्स ने रिजॉल्व किया, मतलब रिजोल्यूशन पास किया, यानी कि किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट किया जाना होगा, उसके लिए रिजोल्यूशन पास किया गया है। और कितने शेयर्स को यहाँ पर के रिगार्डिंग किया गया, 100 इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग। 100 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए ईच पे थे, ठीक है। 8 रुपए पेड अप है और बी फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल और बी टू, यानी 2 रुपए की फाइनल कॉल जो उससे मांगी नहीं दी, इसलिए उसके शेयर्स जब्त किए गए हैं यहाँ पर। और उन्हीं शेयर्स को यहाँ पर उन शेयर में से ही 60 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर। आइए इसको देख, इसकी एंट्री में आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल है, इसका फर्स्ट केस पढ़ा रहा हूं पहले मैं, देखिए जरा ध्यान से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लोगे आप कितने से, 100 शेयर्स हैं बच्चों, यहाँ 100 में से कितने मांग लिए गए हैं, पूरे के पूरे 10 शेयर्स 10 रुपए ही मांग लिए गए हैं, तो 1000 रुपए तो यही आ जाएंगे, ठीक है। और 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक। और 2 शेयर, कौन सी कॉल नहीं थी उसने, देखिए फाइनल कॉल नहीं पे करी है, तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, ये इससे मांगी और नहीं दी है। देखिए नरेशन वगैरह लिख लीजिएगा, आपके पास बुक्स में अवेलेबल होती है, बट बिना नरेशन और बिना फॉर्मेट के क्वेश्चन मत कीजिएगा, पहले कह रहा हूं मैं, यहाँ पे कर रहा हूं मैं आपको, ताकि देखिए मुझे तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है। नरेशन तो आप लोग अब इतने कैपेबल हैं कि अब आप नरेशन तो खुद ही लिख लेंगे, अब आप बच्चे नहीं है, 12th क्लास में आ चुके हैं, 12th भी आप पास करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा मैच्योर होइए, इस चीज को आप खुद करना सीखिए। ये नहीं कि सर हमने तो वहां नरेशन छोड़ी है और हमने खाली एंट्री कर दी, आप उम्मीद में है कि नंबर पूरे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए। एक कंप्लीट एंट्री यानी कि नरेशन जब तक आप बीइंग लिख कर पूरी नरेशन यहाँ नहीं लिख के आएंगे तब तक आप नंबर मत सोचिएगा पूरे मिल जाए, ठीक है। तो इस लिए ध्यान रखिएगा। इन 100 शेयर्स पे कितना अमाउंट पे कर दिया गया है, 8 रुपए पे किए जा चुके हैं और 2 रुपए फाइनल कॉल के मांगे और नहीं दिए, तो 800 रुपए ये आ गए, 200 रुपए सिंपली आ गए, ठीक है। रीइश्यू कितने में कर रहा है, 60 शेयर इशू कर दिए, 7 रुपए पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप का मतलब कितना है, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो 10 का शेयर 7 में जा रहा है यहाँ पर। तो रीइश्यू वाला केस भी देखिए बहुत इजी है, अगर आपने पहले वाला केस समझ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें भी आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आइए देखिए कितना अमाउंट आ जाएगा, 60। देखिए 100 में से सिर्फ 60 शेयर इशू हो रहे हैं, ध्यान रखना है, 100 में से सिर्फ 60 शेयर, 60 के ऊपर का ही मुनाफा में उठाना है कैपिटल रिजर्व के लिए, ये बात ध्यान रखनी है। और 60 गुना 3, और यहां आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये तो हमारी फेस वैल्यू पूरी आएगी यहाँ 60 शेयर पे
10 रुपए के हिसाब से। तो 7 6 42 420 180 ये आ गए और 600 यहाँ पर आ गए। ठीक है ना। तो आई होप बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एंट्री होगी इसकी। ठीक, तो ये आ गया इस तरह से, ये पूरी हमारी इशू की एंट्री होगी। अब इसके बाद जो भी कैपिटल रिजर्व है उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, बताइए अब कितना अमाउंट आएगा। बताएं कितना अमाउंट आना चाहिए, बताइए। 100 शेयर्स आपने यहाँ फॉरफिट किए हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल प्रॉफिट वो तो 800 है। ये पूरा 800 कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन ये पूरा कैपिटल प्रॉफिट अभी साबित नहीं हुआ, प्रूव्ड नहीं हुआ कि इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। कितना प्रूव हुआ है सर? 100 में से सिर्फ 60 शेयर ही तो इशू हुए हैं। तो जब 100 में से सिर्फ 60 शेयर इशू हुए हैं तो हमें यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट कितना उठाना है? 60 × 8। जी हाँ, हमें यहाँ लेना है 60 × 8, यानी 60 शेयर के ऊपर का ही कैपिटल प्रॉफिट उठाना है। 40 को छूना नहीं है, क्योंकि 40 शेयर अभी इशू नहीं हुए हैं। अगर 40 शेयर भी इशू हो जाते तो उन्हें भी उठा लेते हम। आप कुछ बात समझ पाए मेरी? तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। तो हमने 60 शेयर के ऊपर का मुनाफा उठा लिया। यहाँ पे नुकसान कितना हुआ, यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 180 का। वो 180 रुपीज यहाँ से माइनस कर दीजिए। कितना आया? 8 6 40, यानी कि हमने माइनस करा 300 रुपीज का यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट आ गया, जिसे आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बहुत सिंपल। और बिल्कुल सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। काफी सारे बस 3 एंट्री हैं इसकी फॉर फीचर के रिगार्डिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। और जो इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ समझाया पहले तो समझिए। आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना, वो आप अपने घर पर ट्राई कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसके फॉर फीचर के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस कर लें। तो आई होप बच्चों कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग जो मैंने आपको यहाँ समझाया, ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, जिससे आप समझ सकें कि किस तरह से फॉरफिट किया जाता है शेयर्स को, उनकी एंट्रीज किस तरह से होती है, अमाउंट किस तरह से आता है। तो काफी कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पे दूर हुआ होगा। और बस आज के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी दूसरे कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग हो सकता है कि पार्टनरशिप के ऊपर वो वीडियो हो सकता है कि कंपनी के ऊपर हो, किसी न किसी एक पे तो आएगी डेफिनेटली। ठीक है ना। और आगे भी इसी तरह की और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।